स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बजट में गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं को आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर जोर। बीजेपी की ओर से आम बजट पर आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना बजट का उद्देश्य। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। सत्ता पक्ष ने देश की दिशा और दशा के साथ ही चुनौतियों का समाधान दिखाने वाला भाषण बताया। विपक्ष ने महंगाई, रोजगार और किसानों के प्रति सरकार के रुख पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जुटी पार्टियां। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां, तो उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। कश्मीर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे। मौसम विभाग का अगले 3 दिनों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। उत्तर भारत में भी ठंड बढ़ने की संभावना। और यूक्रेन संकट के बीच ओपेक और पेट्रोलियम निर्यातक देशों की अहम बैठक। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा। 7 साल के उच्च स्तर पर कीमतें। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद में पेश किए गए आम बजट का जोर गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। बीजेपी की ओर से आम बजट पर आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत जरूरी है भारत आत्मनिर्भर बने और उस आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं और जो नीतियां बनाई हैं, पहले ही जिन नीतियों में सुधार किए गए हैं, उनकी वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा में बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वहीं लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में असमानता और बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन सरकार चुप है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना की। The nation is at risk. The nation is at risk from outside, from inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing, completely isolated on the outside. हमने गैस का कनेक्शन भी दिया, हमने प्रधानमंत्री आवास भी बनवाया, हम बिजली का कनेक्शन भी दिए, शौचालय भी दिए, और इतना ही नहीं, हमारी केंद्र की सरकार पहले से ही गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही। करोड़ों गरीबों के घर में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और मीटर देने का काम मोदी सरकार ने किया। इससे पहले आज राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा शुरू हो गई। राज्यसभा में बीजेपी सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की दिशा और दशा के साथ ही चुनौतियों का समाधान दिखाने वाला है। सरकार ने ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। बीजेपी सांसद श्वेत मलिक ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का गरीबों को सीधा फायदा मिला है। देश की दशा और दिशा को तय करने वाली नीतियों व देश के समस्त खड़ी चुनौतियों तथा उनके समाधान का मार्ग बताने वाले इस अभिभाषण का आधार
देश के नागरिकों का सरकार के प्रति विश्वास है। तो आयुष्मान स्कीम का पंजाब में मैं फिर बताऊंगा 1 वर्ष से क्यों लेट की गई। ये वो योजना थी जो गरीब को आज स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। जो लोग बीमारी के बाद समझते थे कि अब हमारी आयु खत्म हो गई, आज उनको आयु मिल रही है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, आज हर तरह की सुविधा मिल रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार पर अपना गुणगान करते रहने और आम लोगों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने महंगाई, रोजगार और किसानों के प्रति सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए। 2021 में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 14.23 हो गया। यानी महंगाई इतनी बढ़ गई है, 12 साल में उतनी महंगाई नहीं थी। आज इन्फ्लेशन 14.23% हो गई है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके के सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा लेते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। In October 2021, at least 5.46 million Indians lost jobs, and in November last year, 6 million salaried jobs were lost. There is no whisper in the President's address about this alarming joblessness in the country due to कोई ऐसा जिला नहीं था जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कागज पे डॉक्टर है लेकिन मौके पे नहीं आ रहा है ही नहीं, कोई जाते नहीं, कोई इतना मिसमैनेजमेंट है, कोई देखने वाला नहीं। हम केवल इस पे लिखते रहें कि इतने वेलनेस सेंटर बन गए, इलाज कहाँ मिला है। The Honorable Supreme Court directed the government to run the community kitchen so that the cooked food can be provided to the poorest of the poor people. That itself indicates that the so-called claim of feeding 80 crores of people is only on papers. और अब नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ के अतरौली और बदायूं में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि 2014, 2017 और 2019 का चुनाव उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने का चुनाव रहा है। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के वक्त सरकार की तरफ से जनता को राहत पहुंचाने के लिए किए गए तमाम कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, कल कारखाने बंद हुए, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। गरीब क्या खाए? जो हर रोज लाकर हर रोज खाता था उसके खाने के लाले पड़ने लगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों को और मेरे उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के आगामी चुनावों के तहत पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिला वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की गई है। घोषणा पत्र में 5 लाख परिवार को सालाना 40,000 रुपए देने का बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही पार्टी ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारी सरकार का काम देखिए। यहाँ तो आपने देखा इस सरकार के आने से पहले काम हुआ। इसी तरह से जब हमने घोषणा की, छत्तीसगढ़ की सरकार बनने वाली थी, हमने घोषणा की कि वहां पे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार ने जब शपथ ली उसके 3 घंटे बाद सारे कर्ज माफ किए गए। बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 15 विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।
विशेष पर्यवेक्षक राज्य में काम कर रही चुनावी मशीनरी के कार्यों का निरीक्षण और निगरानी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बदायूं में डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने यहां जनसभा को भी संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीलीभीत में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरा। उन्होंने बीजेपी के विकास को गिनाते हुए मतदान की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गुलावटी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास को नया आयाम दिया। सरकार ने दोनों डोज लेकर देश को कोविड की तीसरी लहर से भी बचाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ पश्चिमी यूपी के शामली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लोग नकारात्मक राजनीति को हटाना चाहते हैं। ये चुनाव भाईचारा बनाम बीजेपी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज उन्होंने पिथौरागढ़ के बेरीनाग में डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से बीजेपी के विकास के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में अपनी बेटी अनुपमा रावत के लिए चुनाव प्रचार किया और प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की अपील की। अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपनी सभी 40 उम्मीदवारों से एक हलफनामा लिया है। प्रत्याशियों ने शपथ पत्र में हस्ताक्षर किए हैं कि वे भ्रष्टाचार या किसी भी तरह के दोष में शामिल नहीं होंगे और चुनाव जीतने के बाद पार्टी नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आगामी गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 24 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी प्रमुख शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन कल 931 पर्चे भरे गए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतदाताओं से कहा कि वे नो योर कैंडिडेट ऐप का इस्तेमाल कर अपने उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में उसके फोटो सहित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला में चुनाव प्रचार कर जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के लिए केंद्र और राज्य का साझा दृष्टिकोण समय की मांग है। कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पूर्व मंत्री एन बीरेन सिंह को सेकमाई निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए निवर्तमान विधायक पुखरेम शरद चंद्र सिंह को मोइरिंग से चुनाव मैदान में उतारा गया है। और अब राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर निर्विरोध तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ेगी। गोवा से इसकी शुरुआत हो गई है। उन्हें 2 साल में पार्टी को और मजबूत करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 समारोह में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी कुमार चौबे मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने पेड़ों का संरक्षण करने वालों को 2500 रुपए सालाना पेंशन देने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में इस बार बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने नौपुरा इलाके के नदीगाम गांव की घेराबंदी की। तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई।
महाराष्ट्र में विश्व प्रसिद्ध अजंता अलोरा की गुफाएं और विभिन्न स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद स्मारकों को 8 जनवरी को बंद कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में कक्षा 8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल कल से खोले जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है, साथ ही स्कूल में थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क की व्यवस्था की गई है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुफिया ब्यूरो के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। संगठन में पदोन्नति को बढ़ाने की कोशिश के तहत ऐसा किया गया है और इस पर खर्च इसके आवंटित बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा। पुनर्गठन के बाद आईबी के अधिकारी कैडर की संख्या 20,054 बनी रहेगी। आईबी ने 2020 में अपने कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारी कैडर के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया था। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण प्रारंभ हो गया है। इसके तहत प्रणोदक प्रणाली, हथियार और संवेदी उपकरणों की जांच की जाएगी। नौसेना के बयान के अनुसार इन परीक्षणों के पूरा हो जाने पर इस साल के अंत में इस पनडुब्बी की भारतीय नौसेना को आपूर्ति करने की योजना है और बेड़े में शामिल करने के बाद वे INS वगीर नाम से जाना जाएगा। कोविड-19 महामारी के बावजूद मुंबई स्थित MDL ने 2021 में प्रोजेक्ट 75 की 2 पनडुब्बियों की आपूर्ति की है और 5वीं पनडुब्बी के समुद्री परीक्षण की शुरुआत 1 मील का पत्थर है। कनाडा की राजधानी ओटावा में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों और टीके संबंधी आदेश के खिलाफ 1000 लोगों ने प्रदर्शन किया और पार्लियामेंट हिल के आसपास यातायात को बाधित किया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल वॉर मेमोरियल के पास अपने वाहन खड़े किए। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ओटावा में प्रदर्शन करने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। रूस और यूक्रेन संकट पर चिंता के बीच दुनिया भर के तेल उत्पादक देशों के ग्रुप ओपेक प्लस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर अहम फैसला लिया गया है। ओपेक और पेट्रोलियम निर्यातक देशों की इस अहम बैठक में कच्चे तेल की मांग को पूरा करने के लिए इस महीने से कच्चे तेल के उत्पादन में इजाफा करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत कच्चे तेल के उत्पादन में $4 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। 23 सदस्यीय तेल उत्पादक देशों के ग्रुप ओपेक प्लस का मानना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कच्चे तेल की मांगों पर बहुत ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में मांग में बहुत ज्यादा कमी के आसार बेहद कम है। इसलिए ओपेक प्लस कच्चे तेल की मांग को पूरा करने के लिए इस महीने से कच्चे तेल के उत्पादन में इजाफा कर रही है। कश्मीर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में बारिश या बर्फबारी का अनुमान जताया है। कश्मीर अभी 20 दिन के चिल्लई खुर्द की चपेट में है, जो 40 दिन की कड़ाके की ठंड की अवधि चिल्लई कला खत्म होने के बाद सोमवार से शुरू हुआ है। ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर में तापमान 0 से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। वहीं गुलमर्ग में तापमान 0 से 8 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से 2 दिनों के लिए बर्फबारी हो सकती है। साथ ही शुक्रवार को कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कर्नाटक के टनल मैन की तस्वीरों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।